दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। कनाडा के लोगों के लिए भारत सरकार ने शुरू किया वीजा सर्विस, 4 कैटेगरी में ही मिलेगा वीजा। इजराइल हमास जंग की वजह से भारत को लेना पड़ा बड़ा फैसला, सरकार ने दी जानकारी। युवाओं में छाया वंदे भारत का क्रेज, बनी सबसे पसंदीदा ट्रेन, रेलवे ने जारी किए आंकड़े। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा नुकसान, अब टूर्नामेंट से बाहर होना तय। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी के आरोप में अमृतसर से 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 नवंबर को एक हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का पंजाब, लाहौर में होगा 5 नदियों का संगम। G20 समिट में हुई घोषणा से तिलमिलाकर हमास ने किया इजराइल पर हमला, बाइडेन का बड़ा खुलासा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लिखी अपनी आत्मकथा, कहा युवा होंगे इससे प्रेरित। 31,000 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट की पीएम मोदी ने की समीक्षा, हर गांव में खुलेंगे विकास के नए मार्ग। चीन से व्यापार घाटा पाटने के लिए कार्य योजना बनाएगा नीति आयोग, गलवान झड़प के बाद उठाया कदम। शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए परमाणु संचालित लैंडर बनाने में जुटा नासा, 2027 में लॉन्च होगा लैंडर ड्रैगन फ्लाई। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित समिति ने अधीर रंजन के इस्तीफे पर लगाई मोहर, विधि आयोग ने रखे अपने सुझाव। त्योहारी सीजन में रोजगार का बड़ा मौका, 7 लाख गिग वर्कर्स को मिल सकती है नौकरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूएन में फिर पाकिस्तान की बेइज्जती, कश्मीर को बताया फिलिस्तीन जैसा विवाद, तो भारत ने कर दी बोलती बंद। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और हुडला के आवास पर पहुंची ईडी, पेपर लीक में एक्शन। आरबीआई गवर्नर ने दिया बड़ा बयान, कहा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में अहम रोल निभाएगी सीबीडीसी, ये है फ्यूचर की करेंसी। नेटवर्क प्रॉब्लम में मिलेगा छुटकारा, मार्च 2024 तक सभी गांवों में लगेंगे मोबाइल टावर, पीएम मोदी ने तय की डेडलाइन। गुज्जर ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता, F46 भाला फेंक में तीनों पदक भारत ने अपने नाम किए, रिंकू और अजीत सिंह ने रजत और कांस्य जीता। बड़ा रेल हादसा टला, टूटी हुई पटरी पर सरपट भाग रही थी अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रैक मेंटेनर की सूझबूझ से बची हजारों की जान। राजस्थान कांग्रेस चीफ और एक कैंडिडेट पर ईडी की रेड, गहलोत के बेटे को समन, चुनाव से पहले एक्शन। सीमा सुरक्षा और रूस यूक्रेन का जिक्र कर सेना प्रमुख ने कई मुद्दों पर रखी अपनी राय, बोले हम हथियारों के इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। तेलंगाना में बीजेपी से हाथ मिलाएगी जनसेना, अमित शाह से मिले पवन कल्याण, लगने लगी अटकलें। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकवादी हुए ढेर। चुनाव आयोग का बड़ा कदम, राजकुमार राव को नियुक्त किया नेशनल आइकॉन। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को करेगी सुरक्षित, हर महीने देने होंगे बस 200 रुपए। झारखंड में रघुवर को राजभवन भेजने के बाद बीजेपी का नया गेम, 28 अक्टूबर को एक्टिवेट होगा प्लान ए। बीजेपी का दावा, आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने तोड़े भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड। मोहन भागवत बोले दुनिया को धर्म की राह दिखा रहा भारत, रखे श्रद्धा, दान और त्याग की भावना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। क्या प्याज रुलाएगा, 15 दिनों में 50% तक बढ़े दाम, दिसंबर तक राहत के आसार नहीं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहुंचे अमित शाह, कहा अनौपचारिक बीज व्यवस्था को वैज्ञानिक प्रणाली में बदलने का समय। महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे पीएम मोदी, साईं बाबा समाधि मंदिर में की पूजा। जमरानी बांध परियोजना पीएम कृषि सिंचाई योजना में होगी शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने पर बोले पीएम मोदी। गुजरात के भुज में आरएसएस की बड़ी बैठक, राम मंदिर उद्घाटन से जुड़े देशव्यापी कार्यक्रम पर होगी चर्चा। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को मिजोरम में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित।
छत्तीसगढ़ में अमित जोगी का बड़ा आरोप का कांग्रेस छोड़ने वालों की जान को खतरा, सुरक्षा दिलाए चुनाव आयोग। इंडी गठबंधन के नेताओं में पीएम बनने की होड़, अब पोस्टर में राहुल गांधी को बताया भावी पीएम। महुआ मोइत्रा घूस कांड में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत एथिक्स कमेटी के सामने हुए पेश। युद्ध नीति पर कैसे भारी पड़ रही भारत की कूटनीति, इजराइल हमास जंग में पीएम मोदी के दाव की मुस्लिम कर रहे तारीफ। पीएम मोदी बोले, हर स्टूडेंट का ये संकल्प हो कि मैं बनाऊंगा विकसित भारत। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में वायु गुणवत्ता खराब, केजरीवाल सरकार आज से शुरू करेगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी को न्योते पर विपक्ष का बवाल, बीजेपी ने दिया करारा जवाब। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भारत की जरूरत, इजराइल हमास जंग के बीच बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दे, इजराइल हमास संघर्ष के बीच कमांडरों से बोले रक्षा मंत्री। तेल अवीव के लिए 2 नवंबर तक उड़ानें स्थगित, 7 अक्टूबर से नहीं हुआ नियमित उड़ानों का परिचालन। वैश्विक मंदी के बाद भी 6.3% से बढ़ेगी भारत की जीडीपी, एससीओ शासनाध्यक्ष की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। पीएम मोदी के आह्वान पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की पहली बड़ी छलांग, जापान के साथ किया बड़ा समझौता। बदलेगा यूपी का एक और स्टेशन का नाम, स्मृति ईरानी ने सीएम योगी और रेल मंत्री को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर में मच्छल सेक्टर से घुसपैठ के प्रयास में 2 आतंकी ढेर, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी। यह सांसद की गरिमा का सवाल, समिति मुझसे अधिक चिंतित, कैश फॉर क्वेरी मामले में निशिकांत दुबे एथिक्स कमेटी के सामने हुए पेश। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, सीआरपीएफ के जवान जल्द संभालेंगे सुरक्षा की कमान। पीएम नरेंद्र मोदी को झारखंड दौरा, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को नमन करने आएंगे खूंटी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्या, कहा हर जरूरतमंद को मिले आवास, इलाज। राजस्थान में 70 लाख युवाओं को भविष्य दांव पर, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 18 पेपर लीक मामलों में घेरा गहलोत सरकार को। पीएम मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे, सबके लिए गर्व का क्षण होगा, बोले हनुमानगढ़ी के पुजारी। रिश्वत लेकर संसद में सवाल, एथिक्स कमेटी ने कहा महुआ मोइत्रा का केस गंभीर, 31 अक्टूबर को बुलाया। आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना ने गाजा में की सर्जिकल स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को नष्ट कर वापस लौटे, वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बागपत में गरजे सीएम योगी, बोले महिलाओं और बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को चुकानी होगी कीमत। अमित शाह ने संभाली चुनावी कमान, 3 दिन तक ताबड़तोड़ दौरा, कमलनाथ के क्षेत्र में भी भरेंगे हुंकार। चुनावी खर्चों पर चुनाव आयोग को रहेगी सख्त निगरानी, प्रदेश में 70 आईआरएस अधिकारियों की टीम उतारी, जयपुर में 6 अधिकारी रखेंगे नजर। झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र, किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। मिशन 2024 की तैयारी में सरकार, मंत्रियों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, स्मृति ईरानी को मिली जिम्मेदारी। खराब वाहनों की नीलामी से मिला 55 करोड़ रुपए का राजस्व, रक्षा मंत्रालय का बयान। गोवा समुद्री सम्मेलन का 29 और 31 अक्टूबर तक होगा आयोजन, राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। बमबारी के बाद गाजा में घुसी इजरायली सेना, आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कारोबारी की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता लगाया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, आज पटना आएगी इलेक्शन कमीशन की टीम, 27 को डीएम के साथ मीटिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट तैयार है, बदल दिए जाएंगे 15% मंडल और बूथ अध्यक्ष। आज से शुरू होगा मतदाता अभियान, पहले 21 साल तक के युवाओं को वोटर बनाने पर रहेगा नजर। दिवाली पर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा प्लान, लोकसभा चुनाव से पहले हर घर 5 दिए जलाने का महाअभियान। बीजेपी के 2024 कैंपेन में टॉप पर होगा राम मंदिर, चुनाव की तारीखों की घोषणा से है कनेक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले खुल सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 2.5 घंटे का होगा सफर। कांग्रेस में रोज सौदेबाजी हो रही, डर की वजह से बदले जा रहे टिकट, कैलाश विजयवर्गीय का बयान।
चिंताजनक समय के बाद अच्छा संकेत, भारत की तरफ से वीजा सेवा बहाल करने पर कनाडा की प्रतिक्रिया। गुजरात में ऑनलाइन फ्रॉड मामले में बैंक को ग्राहक का पैसा लौटाना होगा, उपभोक्ता अदालत ने एसबीआई को दिए निर्देश। यूक्रेन की सहायता करना यूएस को पड़ा भारी, रूसी सदन ने परमाणु परीक्षण से हटाई रोक, अब पुतिन की मंजूरी का इंतजार। पीएम मोदी पर भगवान राम का आशीर्वाद, विपक्ष पर बरसे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी। राम मंदिर पर खास योजना बनाने के लिए संघ की बड़ी बैठक, मोहन भागवत भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी शिरडी में बोले, गरीब किसान कल्याण शीर्ष प्राथमिकता, अन्नदाताओं को नीलवंडे बांध की सौगात। बेंगलुरु में शामिल हुआ रामनगर तो करूंगा भूख हड़ताल, कुमारस्वामी की डिप्टी सीएम शिव कुमार को चुनौती। वीजा सेवाओं की आंशिक बहाली से नहीं लगाए बहुत कयास, कनाडा करे आतंक पर प्रहार, तभी बनेगी बात। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को करेंगे लॉन्च, 2 माह तक चलेगी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शिरडी के साईं मंदिर, पूजा अर्चना की तस्वीरें हुई वायरल। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कनाडा के लोगों के लिए भारत सरकार ने फिर से शुरू की वीजा सर्विस, इन 4 कैटेगरी में ही मिलेगा वीजा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने कुछ कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि वीजा सर्विस केवल 4 कैटेगरी में ही मिल पाएगा, जिसमें प्रवेश, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव के बीच भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। बुधवार को एक अधिसूचना में कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने लिखा, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में कुछ हालिया कनाडाई उपायों को ध्यान में रखते हुए वीजा सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि वीजा सेवा को बहाली गुरुवार यानी 26 अक्टूबर से प्रभावी होगी। पहले रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो वह चाहेंगे कि वीजा जारी करने पर फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने कनाडा में वीजा जारी करना बंद कर दिया, हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना आवश्यक नहीं। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह कदम कनाडा में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के कारण पर तनाव को कर सकता है। गौरतलब की बात है कि भारत ने पिछले महीने कनाडाई लोगों के लिए नए वीजा निलंबित कर दिए थे। इसके बाद कनाडा ने भी अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है कि कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंडों के संभावित का आरोप लगाया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल हमास की जंग की वजह से भारत को लेना पड़ा बड़ा फैसला, सरकार ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। दोनों ओर से बमबारी, गोलीबारी के दहशत का माहौल है। इस बीच टाटा ग्रुप की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपनी सभी तेल अवीव फ्लाइट्स को और समय के लिए रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बढ़ने के मद्देनजर एयर इंडिया ने फैसला किया कि तेल अवीव के लिए अपनी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स पर लगी रोक 2 नवंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया जाए। पीटीआई की रिपोर्ट में एयर इंडिया के एक अधिकारी के हवाले से बुधवार को कहा गया है कि तेल अवीव के लिए एयरलाइंस को निर्धारित उड़ानें अब 2 नवंबर तक सस्पेंड कर दी गई है। बीते 7 अक्टूबर को जब फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू किए थे तो इसके जवाब में इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया था। तभी एयर इंडिया ने तेल अवीव आने जाने वाली सभी शेड्यूल्ड उड़ानों को कैंसिल कर दिया था। हमास जंग के बीच शुरू होने के बाद से ही एयर इंडिया ने उड़ान नहीं बढ़ी। गौरतलब है कि एयरलाइन आमतौर पर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को राजधानी दिल्ली से तेल अवीव के लिए 5 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। जंग इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और इसमें और तमाम देशों की एंट्री होती जा रही है। ये हाल फिलहाल नहीं आ रही है। ऐसे में उड़ानों के संचालन को आगे बढ़ाए जाने की संभावना भी बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं में छाया वंदे भारत का क्रेज, बनी सबसे पसंदीदा ट्रेन, रेलवे ने जारी किए आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, गति, आराम और समय की बचत के लिए जुनून देश के युवाओं और श्रमिक वर्गों के बीच स्पष्ट है। इस आयु वर्ग की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए भारतीय रेलवे की वंदे भारत ट्रेन सबसे पसंदीदा विकल्प बन गई। पूर्व तट रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी तटीय क्षेत्र में वंदे भारत में यात्रा करने वाले यात्रियों के आंकड़ों के अनुसार कुल यात्रियों में से औसतन 47.6% युवा और 25 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक शामिल हैं, जो परिवहन के अन्य साधनों से ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस पसंद करते हैं। पुरी, हावड़ा और पुरी राउरकेला के बीच वंदे भारत में यात्रा करने वाले सभी आयु वर्गों के यात्रियों में यह आयु वर्ग सबसे अधिक है। पूर्वी तट क्षेत्र में महिला यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के आराम, गति, संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपनी समानता दिखाई है। आंकड़ों के अनुसार कुल यात्रियों में से लगभग 40% महिलाएं हैं। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में चेन्नई, बेंगलुरु
बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कासरगोड, मुंबई, पुणे, जामनगर, अहमदाबाद और दिल्ली, जयपुर पर वंदे भारत की लॉन्चिंग के साथ इन सेक्टर्स पर हवाई किराए अप्रैल के लेवल से 20 से 30% तक गिर गए हैं। मार्गों पर वंदे भारत की शुरुआत ने एयरलाइंस के 10 से 20% ग्राहक काफी प्रभावित किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा नुकसान, अब टूर्नामेंट से बाहर होना तय। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप का खुमार फैंस और खिलाड़ियों पर पूरी तरह से चढ़ गया है। सभी टीमों ने वर्ल्ड कप के आधे स्टेज को पार कर लिया है, जिसके बाद से ये लगभग साफ हो गया कि कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने की प्रबल दावेदारों में से एक है, जिसमें सबसे पहला नाम टीम इंडिया का है। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक खेले 5 मैचों में से सभी मुकाबले जीते अपनी सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। भारतीय टीम इस वक्त अंक तालिका 10 अंकों से 7 पहले पर है। वहीं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम का भी सेमीफाइनल में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी पहले ही कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये 3 टीमें सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं चौथे स्पॉट के लिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच काफी टक्कर देखने की उम्मीद है। इसी बीच पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है, जिस कारण अब ऐसा लग रहा है कि वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होना तय है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जाने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबलों को जीतकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन बाद लगातार 3 हार के बाद उनकी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। पहले तो फिर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, मगर अब ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स से 2 तस्कर गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में यूटी पुलिस के एंटी नैरेटिव टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह के मुख्य तस्कर समेत 2 साथीों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अमृतसर के रहने वाले तस्कर मुख्य रंजीत सिंह उर्फ राणा और वहीं के रंजीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों की गिरफ्तारी पकड़े गए गिरोह के तस्कर हरप्रीत सिंह के खुलासे के बाद किया। पुलिस ने गाँव दाव में छापा मारे के दौरान 106.3 किलोग्राम हेरोइन के साथ रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने से मिले मोबाइल और रिमांड के दौरान की गई पूछताछ के आधार पर रंजीत गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच उदयपाल ने बताया कि अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर उनके टाडा इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम गश्त करते हुए जब हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट को पास मौजूद शीतलता माता मंदिर के पास पहुंची तो टीम ने इंधे के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास 53.60 ग्राम बरामद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 नवंबर को एक हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का पंजाब। लाहौर में होगा 5 नदियों का संगम। जी हां दोस्तों, आने वाली 2 नवंबर की तारीख अहम होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पहली बार ऐसा होगा कि दोनों तरफ के पंजाब के एक्टिविस्ट साथ मिलकर अपनी संस्कृति का उत्सव मनाएंगे। दोनों देशों के पास एक्टिविस्ट के एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 5 नदियों का जल को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि पूर्वी पंजाब यानी जो हिस्सा भारत में सतलुज और ब्यास नहीं बहती है, वहीं झेलम, चिनाब और रावी पाकिस्तान की ओर है। और में इन 5 नदियों का सांकेतिक संगम कराया जाएगा। जीवीए सांझा पंजाब के एक्टिविस्ट रंजीत सिंह बुटालिया ने सतलुज और ब्यास के जल का सैंपल लिया है। लाहौर यह जल लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के एक्टिविस्ट झेलम, चिनाब और रावी का जल लेकर पहुंचेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बुटालिया ने कहा कि मैंने रोपर में सतलुज और ब्यास का जल ले लिया है। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर का दिन दोनों पंजाबों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। एक बार फिर साझा पंजाब जीवित होगा और 5 नदियों का संगम कराया जाएगा। आपको बता दें कि जीवीए साझा पंजाब और रावी बचाओ तहरीक की तरफ से मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है। ये दोनों ही संगठन शांति और पंजाब की नदियों को बचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 समिट में वही घोषणा से तिल मिलाकर हमास ने किया इजराइल पर हमला, बाइडेन का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग की शुरुआत होने का एक कारण G20 समिट में हुई एक बड़ी घोषणा को बताया। बाइडेन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमास द्वारा इजराइल पर आतंकवादी हमला करने का एक कारण हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर की गई घोषणा थी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन की आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों में 1400 से अधिक लोग मारे गए। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू करी। बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह सब उनका विश्लेषण है, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। बाइडेन ने आगे कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि जब हमास ने हमला किया तो हमले के कारण में से एक कारण यही गलियारा था। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बस मेरी अंतरात्मा मुझे यह बता रही है। यह सब उसी कार्य के कारण था जो हमें इजराइल
के लिए क्षेत्रीय एकीकरण के लिए हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब जो बाइडेन ने हमास द्वारा आतंकवादी हमले के संभावित कारण के रूप से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि नए आर्थिक गलियारे को कई चीन का बेल्ट एंड रोड फोरम के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इस गलियारे की घोषणा G20 सम्मेलन में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने की थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इसरो चीफ सोमनाथ ने लिखी अपनी आत्मकथा, कहा युवा होंगे इससे प्रेरित। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 सौर मिशन और गगनयान परीक्षण वाहन की लॉन्चिंग के बीच 59 वर्षीय इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए आत्मकथा लिखी है। उनका यह प्रयास उन प्रतिभाओं को प्रेरित करना है जिनमें अभी विश्वास की कमी है। इससे पहले कॉलेज के दिनों में सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया है, जैसे बस यात्रा खर्च वहन न कर पाने के कारण पुरानी साइकिल से कॉलेज जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की फीस के पैसे न होने पर छोटे लॉज में रहने को मजबूर करने का होने का जिक्र है। आत्मकथा नीलावु कुदीचा सिमहांगल मलयालम में लिखी गई है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपना पक्ष कहा, हम फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत और रविंद्र ने बुधवार को इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के लिए दिल्ली के प्रयासों को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजा में 38 टन भोजन और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी प्रश्न सहित मध्य पूर्व की स्थिति पर खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रविंद्र ने यह बयान दिया। पश्चिम एशिया में शत्रुता का नवीनतम अध्याय पर खुली बहस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि भारत बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति और चल रहे संघर्ष में नागरिकों के बड़े पैमाने पर नुकसान को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, बढ़ता मानवीय संकट भी उतना ही चिंताजनक है। रविंद्र ने कहा, भारत ने फिलिस्तीनी के लोगों को दवाओं और उपकरणों सहित 38 टन मानवीय सामान भेजा है। हम पार्टियों से यह भी आग्रह करते हैं कि वो शांति के लिए आवश्यक स्थिति बनाने और सीधी बातचीत को इसे शुरू करने की दिशा में काम करे, जिसमें तनाव कम करना और हिंसा को लेकर बातचीत भी शामिल हो। उन्होंने कहा, हम इस क्षेत्र में हमारी उपयोगिता की वृद्धि न केवल गंभीर मानवीय स्थिति को बढ़ा दिया है, इसने एक बार फिर युद्ध विराम की नाजुक प्रकृति को रेखांकित किया है। संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी राजदूत ने कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले चौंकाने वाले थे और भारत ने उनकी स्पष्ट रूप से निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक है जिन्होंने जान माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। रविंद्र ने कहा, हम संकट की घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं जब इन आतंकी हमलों को सामना कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले 60 करोड़ गरीबों का उत्थान केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास के साथ ही 60 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर लाना सबसे बड़ा कार्य है। 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात आए गाँव मानसा में बहुचर माताजी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने मंदिर में दोपहर का भोजन भी किया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में खेल संकुल के साथ ही सानंद में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने सानंद में 550 बेड के अस्पताल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्य देश का आर्थिक विकास करना और 60 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। देश के ग्रामीण इलाकों में बसे गरीब लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है। केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां हासिल की है। घरों एवं शौचालयों के निर्माण से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय